हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक से संबंधित है। पहला प्रश्न है, 20वीं सदी के शुरुआती दशकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए हुए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुनते थे। बी है, मोटे कपड़े को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे और उनकी मांग में उतार चढ़ाव कम आते थे। सी है, बेहतर किस्म के कपड़े की मांग खाते पीते तबके में ज़्यादा थी और उनकी मांग में भारी उतार चढ़ाव आते थे। डी है, अकालों से बनारसी या बालूचरी साड़ियों की बिक्री पर असर नहीं पड़ता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और डी। 20वीं सदी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पादन में दरअसल इजाफा हुआ था। 1941 तक भारत में 35% से ज़्यादा हथकरघों में फ्लाई शटल लगे होते थे। त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल आदि क्षेत्रों में तो ऐसे हथकरघे 70 से 80% तक थे। मीलों के साथ प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर पाने के मामले में कुछ बुनकर औरों से बेहतर स्थिति में थे। बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुनते थे। मोटे कपड़े को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे और उनकी मांग में भारी उतार चढ़ाव आते थे, न कि कम किस्म के बेहतर के कपड़े की मांग खाते पीते तबके से ज़्यादा थी और उनमें उतार चढ़ाव कम आते थे, न कि भारी। अकालों से बनारसी और बालूचरी साड़ियों की बिक्री पर असर नहीं पड़ता था। ए और डी दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के पहले दशक में भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात क्यों कम हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटिश कारखानों का युद्ध से संबंधित उत्पादन में व्यस्त होने के कारण। 20वीं सदी के पहले दशक तक भारत में औद्योगिकरण का ढर्रा कई बदलावों की चपेट में आ चुका था। पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने एक बिल्कुल नई परिस्थिति पैदा कर दी थी। ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। इसीलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग क्षेत्र भारतीयों के हाथों में था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वस्त्र या कपास उद्योग।
औपनिवेशिक काल में वस्त्र या कपास उद्योग भारतीयों का प्रमुख उद्योग था। मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। 18वीं सदी में भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन होकर इंग्लैंड ने कैलिको अधिनियम पारित किया था, क्योंकि उस समय वैश्विक कपड़ा बाजार में भारतीय महीन कपड़े का दबदबा रहता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 18वीं सदी तक भारतीय महीन कपड़ों का दबदबा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बना हुआ था। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हेनरी पतुलो के अनुसार भारतीय कपड़े की मांग कभी नहीं कम हो सकती थी, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी, जो लंबे समय तक जारी रही, क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में इंग्लैंड में कपड़ा बुनने और काटने वाली मशीनों जैसे फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी आदि का विकास हुआ। फ्लाइंग शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ। मशीनों के आने के कारण भारतीय कपड़ा बुनकरों का पतन होने लगा, जिससे भारतीय कपड़ों के निर्यात में कमी आने लगी। इसके अतिरिक्त अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात भारतीय कपास के निर्यात में वृद्धि आ गई, क्योंकि ब्रिटेन को अमेरिका से कपास प्राप्त होना संभव नहीं था। अतः ब्रिटेन भारत से कपास मंगाने लगा। ए, बी और सी तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है, सादा कपास शुरुआत में किस व्यापार में भुगतान का एक साधन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिंद महासागर व्यापार। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पूर्व ही भारत 1750 के लगभग कपड़ा उत्पादन क्षेत्र में अन्य देशों से बहुत आगे था। भारत के वस्त्र व्यापार का मुख्य केंद्र दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी तथा मध्य एशिया था। वस्त्र व्यापार में भारत के आगे होने का मुख्य कारण था सबसे अच्छी किस्म के कपास का उत्पादन होना। सादा कपास प्रारंभ में हिंद महासागरीय व्यापार में भुगतान का एक साधन था। भारतीय कपास की महत्ता को देखते हुए लोग इसे सफ़ेद सोना कहते थे। इसी के साथ भारत का रंगीन कपास फैशनेबल कपड़ों के लिए वांछित और यहाँ तक कि यूरोप में डिज़ाइन मानकों को परिभाषित करना प्रारंभ किया था। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया जाता था उसमें छापेदार सूती कपड़े शामिल होते थे। भारतीय छापेदार सूती कपड़ों को व्यापारी शिंड्स, कोसा तथा बंडाना कहते थे। अगला प्रश्न है, भारत का रंगीन कपास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फैशनेबल कपड़ों के लिए वांछित और यहाँ तक कि यूरोप में डिज़ाइन मानकों को परिभाषित करना शुरू किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन का भारत पर डैश प्रभाव पड़ा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नकारात्मक रूप से, लेकिन कुछ नवाचार थे। ब्रिटिश शासन का भारत पर नकारात्मक रूप से लेकिन कुछ नवाचार के साथ प्रभाव पड़ा था। यह प्रभाव सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक था। अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली, उद्योगों, वैज्ञानिक अनुसंधान, रेलवे, डाक आदि को नवाचारों के साथ स्थापित किया। इसी समय भारत में सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना होती है। 1854 में पहली कपास मिल सफलतापूर्वक C.N. डावर ने मुंबई में शुरू की थी। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी के आखिर में बंगाल में बहुत सारे स्थानों से बुनकर क्यों गांव छोड़कर दूसरी जगह पलायन कर गए? ए है, बुनकरों और गुमास्तों के बीच टकराव के कारण। बी है, माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में गुमास्तों द्वारा बुनकरों को सजा देने के कारण। सी है,
कंपनी से पेशगी लेने के कारण बुनकर अपना माल किसी और को बेच नहीं सकते थे। डी है, गुमास्तों द्वारा बुनकरों को कृषि कार्य करने से रोके जाने के कारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों सही है। 18वीं सदी के आखिर में बंगाल में बहुत सारे स्थानों से बुनकर गांव छोड़कर दूसरी जगह पलायन कर रहे थे। इसका प्रमुख कारण बुनकरों और गुमास्तों के बीच टकराव था। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। जो बुनकर कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था, अर्थात और किसी व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। गुमास्ता दंभपूर्ण व्यवहार करते थे, सिपाहियों व चपरासियों को लेकर आते थे और माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को सजा देते थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां एवं भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर था। रेलवे के विकास ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंग्लैंड की वस्तुओं को पहुंचाना शुरू कर दिया। हस्तशिल्प की वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं और मशीन निर्मित चीज़ें बाजार में सस्ती मिलने लगीं। अंग्रेजी शासन ने भारतीय कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प के विनाश ने व्यापार संतुलन को नष्ट कर दिया। शिल्प और उद्योग में लगे हुए कारीगर शहर छोड़कर गांवों में लौट आए और खेती करने को बाध्य हो गए। अगला प्रश्न है, भारत में पहली कपास मिल कहाँ शुरू हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कलकत्ता में। भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इसकी स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, परंतु यह असफल रही। पुनः 1851 ईस्वी में मुंबई में एक मिल की स्थापना की गई, जो सबसे आधुनिक मिल रही, लेकिन यह भी असफल रही। बाद में 1854 ईस्वी में मुंबई में कावाजी नाना भाई डाबर द्वारा खोली गई, जो सफल रही। इस मिल की सफलता के कारण भारत में सूती वस्त्रों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1818 में। अगला प्रश्न है, पारसी व्यापारी का नाम जिसने 1854 में मुंबई में पहली सफल कपास मिल शुरू की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, C.N. डावर। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई, जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1907 में। टिस्को की स्थापना जमशेदजी नुसखानजी टाटा ने की थी। 26 अगस्त 1907 को सर दोराबजी टाटा ने टिस्को को जमशेदपुर में स्थापित किया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टिस्को ने 1911 में पिग आयरन का उत्पादन शुरू किया और 1912 में जमशेदजी ने टाटा समूह की एक शाखा के रूप में स्टील का उत्पादन शुरू किया। अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम जिसमें बच्चों और महिलाओं के कार्य घंटों को सीमित करने की मांग की गई थी, किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1891 में। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 ईस्वी में पास किया गया था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड लैंसडाउन था।
इस अधिनियम को कम से कम 50 श्रमिकों वाली जगह पर इसे लागू किया गया। इस अधिनियम में 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करने से मना कर दिया गया था। इसमें 9 वर्ष से लेकर 19 वर्ष के बच्चों को कार्य करने की समय सीमा 7 घंटे तय की गई तथा महिलाओं के लिए रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कार्य करने से मना कर दिया गया तथा कार्य की अवधि को बढ़ाकर 11 घंटे से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे के प्रश्न देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्यापीठ ने भारतीय इतिहास को आर्यन नाम लगाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राच्यवाद विद्यापीठ। प्राच्यवादियों द्वारा वैदिक काल का उत्साहपूर्वक विवेचन और प्राचीन भारतीय लोगों के जीवन को सुखद रूप में देखने के क्रम में इनके मध्य के संघर्ष को नज़रअंदाज कर दिया गया। प्राच्यवादियों और भारतविदों द्वारा भारतीय यूरोपीय मातृभूमि की संकल्पना के साथ साथ संस्कृत ग्रीक के भाषिक साम्य और आर्य ग्रीक लोगों की समान वंशावली तैयार की। इससे सिद्ध होता है कि भारतीय इतिहास को आर्यन सभ्यता प्राच्यवाद विद्यापीठ द्वारा नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, 1820 में किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों को शुरू करके भारतीय समाज को सुधारने के उद्देश्य से नीतियों को अपनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों को शुरू करके भारतीय समाज को सुधारने के उद्देश्य से अपनी नीतियों को शुरू किया था। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, लॉर्ड कर्जन के शासन में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा। कारण है, वह चाहता था कि शिक्षित भारतीय अंग्रेजी राज के प्रति वफादार रहें। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासन में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा क्योंकि वह चाहता था कि शिक्षित भारतीय अंग्रेजी राज के प्रति वफादार रहें। उसके काल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया। इस एक्ट के द्वारा अशासकीय कॉलेजों पर सरकार का नियंत्रण अधिक कठोर बना दिया गया। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय कानून को कब पारित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1904 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि यूरोपीय व संस्कृत भाषाओं में बहुत साम्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने प्रतिपादित किया कि यूरोपीय व संस्कृत भाषाओं में बहुत साम्य है। सन 1783 में विलियम जोन्स कलकत्ता आए एवं उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। 1784 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। जोन्स और टॉमस कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विलियम जोन्स द्वारा।
अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा पर मिनट, जिसके कारण अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 बना। इन अंग्रेजी विद्वानों में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, थॉमस मेकाले द्वारा। थॉमस बेबिंगटन मेकाले ने मिनट्स के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। अगला प्रश्न है 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1854 का वुड डिस्पैच आधुनिक शिक्षा तथा भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित था। सर चार्ल्स वुड अंग्रेजी सरकार में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 ईस्वी में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक वृहद योजना बनाई। इसे प्रायः भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसकी प्रमुख सिफारिशें थी, सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार है, अर्थात सरकार कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य का प्रसार करे। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। महिला शिक्षा को भी समर्थन दिया गया था। 1857 ईस्वी में मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 1854 ईस्वी में सर चार्ल्स वुड डिस्पैच में मुख्य रूप से इस पर चर्चा की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शैक्षिक सुधार। अगला प्रश्न है बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता स्थित विश्वविद्यालयों की स्थापना किस सन में हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1857 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समिति ने बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना के बारे में रिपोर्ट तैयार की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति। 1937 में महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन में लेखों में एक श्रृंखला प्रकाशित की और एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव किया, जिसे मौलिक अथवा आधार शिक्षण अथवा वर्धा योजना की संज्ञा दी गई। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने इस योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया और कई शिल्पों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया। इसने अध्यापकों के प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, परीक्षण तथा प्रशासन के सुझाव भी दिए। अगला प्रश्न है सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस में बुनकरों के कोष्टी समुदाय के बारे में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त सुमित गुहा ने अपनी पुस्तक हैंडलूम इंडस्ट्री इन सेंट्रल इंडिया में बुनकरों के कोष्टी समुदाय के बारे में लिखा था। कोष्टी समुदाय भारत के अन्य भागों में महीन कपड़ा बुनते थे। वे मैनचेस्टर से भारी मात्रा में आने वाले कपड़ों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, अतः उन्होंने अपना मूल निवास स्थान छोड़कर बिहार की ओर पलायन किया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम एशियाई लेखक था जिसको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई लेखक थे जिनको उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में शांति निकेतन संस्था 1901 में शुरू की थी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन किसने लिखा? श्रमिकों से संबंधित सभी जगह यह जनता को कम से कम सज्जनों द्वारा निष्प्रभ नहीं किया जाता है। जो लोग अब तक जमाने से पृष्ठभूमि में रहते थे वे आज खुले में सामने आ गए हैं। मैंने अपने देश के किसानों और श्रमिकों के बारे में सोचा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। ये कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।